तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आज का टॉपिक है साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स का मतलब क्या होता है? साइटो मीन्स सेल, स्केलेटल मतलब सपोर्ट सिस्टम। तो सेल के पास कुछ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी के लिए स्केलेटल सिस्टम है जो वो हमें प्रॉपर सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है। ऐसे सेल के जो भी कंटेंट है सेल का, बी साइटोप्लाज्म एंड ऑल अदर ऑर्गेनेल, तो उनको सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है? दीज साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। फिलामेंट्स मीन्स धागे, फाइबर्स। तो ये फाइबर्स होते हैं कुछ जो कि प्रॉपर सेल को शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो तीन होते हैं इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में तीन आते हैं हमारे पास, उसको याद रख सकते हैं हम, केडी त्रिपाठी। तो पहला आ जाता है काइनेसिन, डाइनिन एंड ट्यूबुलिन। ओके, तो सबसे पहले को काइनेसिन है, उसका रोल है फॉरवर्ड एक्सोनल मूवमेंट में, और उसका ऑपोजिट काम है डाइनिन का। डाइनिन में आ जाता है रिवर्स एक्सोनल मूवमेंट। अब इन दोनों को समझते हैं कि क्या है ये एक्सोनल मूवमेंट। हमें पता है ये है हमारा एक्सोन, ये हमारा सेल बॉडी है, ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट्स है। तो यहाँ से यहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो किसकी हेल्प से वो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो वो जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है वो होती है काइनेसिन की हेल्प से। तो ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है यहाँ से ये काइनेसिन करा रहा है, लेकिन उल्टा है। अगर कोई भी सब्सटेंस है वो डेंड्राइट से एक्सोन सेल बॉडी की तरफ जा रहा है तो उसको बोलेंगे रिवर्स एक्सोनल मूवमेंट। ये एक्सोन है, फॉरवर्ड एक्सोन, रिवर्स एक्सोन। ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपके पास काइनेसिन फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, डाइनिन रिवर्स एक्सोनल मूवमेंट में हेल्प करता है। ये इस मतलब एक पी की वही कि रेबीज़ वायरस है, टेटनस एंड हर्पीज़ वायरस, ये तीनों वायरस रिवर्स एक्सोनल मूवमेंट के थ्रू डाइनिन हेल्प करता है। मतलब उसमें डेंड्राइट से वापस सेल बॉडी की तरफ जाते हैं। तो किसी भी पार्ट में एंटर करा और वापस ऊपर की तरफ जाना है उसको रिवर्सली, तो ये डाइनिन की हेल्प से होता है। डाइनिन और कहाँ पाया जाता है? सिलिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो डाइनिन का बना है, स्पर्म्स में भी डाइनिन है एंड फ्लोपियन ट्यूब्स में भी डाइनिन है। इन तीनों की जो मोटिलिटी होती है वो डाइनिन से आती है। ठीक है, अब हमें पता है सिलिया कहाँ होता है? हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है सिलिया। अब वहाँ पे क्या रोल होता है इसका कि जो भी स्प्यूटम, जो भी म्यूकस प्रोड्यूस किया जा रहा है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से, उसको ऐसे मूव करके उसको स्प्यूटम को एक जगह जमा नहीं होने देते हैं ये सिलिया, और उसको मूव करते रहते हैं। अब सपोज़ मान लेते हैं इन सिलिया में डिफेक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के जो सिलिया उसमें डिफेक्ट हो गया, तो स्प्यूटम तो म्यूकस तो प्रोड्यूस हो रहा है एपिथेलियम के थ्रू, बट ये सिलिया मूव नहीं कर पा रही है। तो स्प्यूटम जो म्यूकस है वो एक ही जगह जमा होता रहेगा और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। तो ये देखने को मिलता है आपको किसमें? कार्टाजिनर सिंड्रोम में। हमें पता है कार्टाजिनर सिंड्रोम में डाइनिन का डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिलिया है वो इम्पेयर हो जाती है उसका फंक्शन। तो जो स्प्यूटम म्यूकस प्रोड्यूस किया जा रहा है वो मूव नहीं कर पा रहा है, एक ही जगह जमा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है मूवमेंट किसका काम है? उस जो म्यूकस बन रहा है उसको मूव कराते रहता है कॉन्टिन्यूसली सिलिया। अब वो मूवमेंट नहीं हो रहा तो वो स्प्यूटम जो म्यूकस है उस जो एक ही जगह पड़ा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। अब इसी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं कार्टाजिनर सिंड्रोम में। और कार्टाजिनर सिंड्रोम का पूरा ट्रायड देख लेना, ब्रोंकिएक्टेसिस, देन डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइनोसाइटिस, तो ये तीनों आ जाते हैं उसमें। अब फिलोपियन ट्यूब है, उसमें भी हमें पता है कि फिलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी होती है वो भी सिलिया की वजह से आती है, तो वो भी डाइनिन का रोल है। स्पर्म की मोटिलिटी भी डाइनिन की वजह से आती है। तो कार्टाजिनर सिंड्रोम में वैसे ट्रायड में पार्ट नहीं आता, बट कार्टाजिनर सिंड्रोम में आपको इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। तो इससे दो चीज़ पता चल गई हमें, एक तो रेबीज़ वाला कॉन्सेप्ट कि डाइनिन यूज़ करते हैं, और दूसरा कार्टाजिनर सिंड्रोम डाइनिन का डिफेक्ट है। अब तीसरा आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन मीन्स ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसमें आ जाती है माइटोटिक स्पिंडल होती है ना, जो वो किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन की। इसको समझते हैं ऐसे। अब हमें पता है एक सेल है, सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, एक सेल से दो सेल, 2 से 4 बनाने हैं, तो उसको 1 से 2 सेल बनाने हैं तो उसको अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी डबल करना पड़ता है। तो डबल करने का काम होता है ये इस प्रोसेस से। हमें पता है क्रोमोज़ोम है। अब क्रोमोज़ोम को कैसे डबल किया जाता है? हमें पता है कि यहाँ पे क्या आ जाते हैं? सेंट्रियोल्स आ जाते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं किससे चिपके होते हैं? इन थ्रेड्स से चिपके होते हैं। ये थ्रेड्स कहाँ चिपके होते हैं?
क्रोमोसोम्स पे, और जब ये पुल कर लेंगे इनको तो ये वाला क्रोमोसोम का पार्ट उधर चल जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ये भी सेम ही बना है कि कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको ऐसे ऐसे करके सेपरेट कर दिया जाता है। बाद में ये साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम इधर आ जाता है, ये वाला क्रोमोसोम इधर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये वाले 2 सेल्स में बराबर के डीएनए मटेरियल इसका डिवाइड हो जाता है। तो कहने की बात है कि ये जो फाइबर्स है जिन्होंने इनको खींचा, इनको बोलते हैं क्या? माइटोटिक स्पिंडल, क्योंकि ये माइटोसिस में हेल्प कर रहे हैं। माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, तो माइटोसिस में हेल्प करते हैं, तो माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं इनको। तो ये फाइबर्स किस चीज़ के बने हैं? ये टिब्यूलिन के बने हैं। अब नेक्स्ट साइटोस्केलेटल फिलामेंट आ जाता है, माइक्रोफिलामेंट। इसके 2 एग्जांपल एक्टिन एंड मायोसिन। ये कहाँ होते हैं? मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। हमें पता है कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, ये पूरी क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। ये मसल वाले चैप्टर में आ गए पूरा कॉन्सेप्ट, तो इसमें ये 2 याद रखने। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, थर्ड साइटोस्केलेटल फिलामेंट आ जाता है, इसमें आ जाते हैं आपके पास ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि केराटिन है जो वो एपिथेलियल के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। एपिथेलियल के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर केराटिन बनाता है। अब ये देखते हैं हम पैथो में कि केराटिन पल्स देखने को मिलती है। केराटिन पल्स इज अ मार्कर ऑफ एपिथेलियल कैंसर। एपिथेलियल में आ जाता है स्क्वैमस सेल का कैंसर। तो कोई भी स्क्वैमस सेल का एपिथेलियल का कैंसर हो तो उसमें हमेशा केराटिन पल देखने को मिलती है। डेस्मिन है वो मसल्स के जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसलिए सार्कोमा में बहुत ज़्यादा मसल सेल्स की इंक्रीमेंट हो जाएगी मसल सेल्स की, तो सार्कोमा में आपको डेस्मिन इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये मार्कर्स की तरह भी यूज़ होते हैं कैंसर्स में। सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यू किसका बना है? विमेंटिन, इसलिए फाइब्रोब्लास्ट में आपको विमेंटिन देखने को मिलता है। अभी ग्लायल एफएपी है, ये ब्रेन ट्यूमर ग्लायोमा में इंक्रीज देखने को मिलता है, तो ये इसका मार्कर हो जाता है। लैमिन है, ये भी एक तरह का फिलामेंट है और इसका म्यूटेशन वर्मर सिंड्रोम कोज करता है। अब जंक्शंस पढ़ते हैं। हमें पता है एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अभी किसी न किसी चीज़ के थ्रू अटैच्ड रहेगा, तो उन अटैचमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, कैडरिन, इंटीग्रिन एंड सिलेक्टिन। ये पैथो में पढ़ते हैं हम ये दोनों। नेक्स्ट आ जाता है जोन्युला अडहेरेंस। अडहेर मतलब होता है चिपकना, ठीक है। अब एक एपिथेलियल सेल दूसरे एपिथेलियल से चिपका होता है विद द हेल्प ऑफ जोन्युला अडहेरेंस। इसका एग्जांपल आ जाता है ई कैडरिन, इसकी हेल्प से चिपके होते हैं। अब इसकी कमी, इसकी म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है लोब्यूलर ब्रेस्ट कैंसर में और स्टमक कैंसर में भी। तो ई कैडरिन इनकी म्यूटेशन इन दोनों में देखने को मिलती है। अब डेस्मोजोम आ जाता है। डेस्मोजोम हम उसमें पढ़ते हैं डर्मा में पढ़ते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से चिपका रहता है डेस्मोजोम्स की हेल्प से। 3 तरह के डेस्मोजोम्स का मतलब डेस्मोजोम प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डेस्मोग्लीन, डेस्मोप्लेकिन एंड डेस्मोकोलिन। अब ये तीनों मेन याद रखना है कि डेस्मोजोम आपको हार्ट सेल्स, स्किन सेल्स एंड सर्विक्स के जो सेल्स उनमें देखने को मिलता है। अगर डेस्मोग्लीन है इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो उसमें पेम्फिगस होता है। अब मैंने बताया कि एक सेल दूसरे सेल से डेस्मोजोम्स के थ्रू कनेक्ट है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडी उन दोनों उस स्ट्रक्चर को डेस्मोग्लीन को तोड़ देगी और जो उनके बीच में कनेक्शन है 2 सेल के बीच में वो टूट जाएगा। तो इसलिए हमें पेम्फिगस में क्या देखने को मिलता है? एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट हो गया और उसके बीच में क्या भर जाता है? वाटर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमें बुल्ला या फिर ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं पेम्फिगस में। नेक्स्ट आ जाता है जोन्युला ऑक्लूडेंस। ओके, इनको टाइट जंक्शंस भी बोलते हैं। ये 3 जगह प्रेजेंट होते हैं। इन सब की जो साइड्स है ना वो इंपॉर्टेंट है कि टाइट जंक्शंस आर सीन इन दिस लोकेशन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर, देन जीआई के सेल्स एंड किडनीज़ के सेल्स में ऑक्लूडेंस देखने को मिलता है। फिर है गैप जंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं हार्ट, स्मूथ मसल्स एंड न्यूरॉन्स में। इन जो गैप जंक्शन है ये एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनते हैं, इनको कनेक्शंस बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि हार्ट सेल्स में किस स्ट्रक्चर के पास सबसे ज़्यादा गैप जंक्शंस होते हैं? जितने ज़्यादा गैप जंक्शन होंगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन ईजी होता है। गैप का मतलब क्या होता है? एक सेल को दूसरे सेल में कुछ भेजना है तो वो इस गैप जंक्शन के थ्रू, ये 2 सेल है इनके बीच में क्या होता है? बीच में टनल होते हैं, कह सकते हैं एक चैनल होता है, इसके थ्रू कुछ ना कुछ भेजते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी जाती है ऐसे ही, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे तो उसका एक्शन पोटेंशियल बढ़ाएंगे, राइट। तो हार्ट में किस स्ट्रक्चर के पास सबसे ज़्यादा गैप जंक्शन होते हैं? तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हार्ट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंडक्शन किस स्ट्रक्चर के पास है? तो आंसर आता है पुरकिंजी सेल। हमें पता है एसए नोड, एवी नोड, देन बंडल ऑफ फेज, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पुरकिंजी फाइबर्स के पास गैप जंक्शन है, इसलिए सबसे फास्ट कंडक्शन पुरकिंजी सेल में देखने को मिलता है। स्मूथ मसल एंड न्यूरॉन्स के पास भी गैप जंक्शंस हैं।
और गैप जंक्शन हार्ट में इंटरकैलेटेड डिस्क में देखने को मिलता है। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, एक बार चेक कर देख लेना इसका स्ट्रक्चर जो कार्डियक मसल का होता है। तो कार्डियक सेल है ना जो उसमें क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है सब में, और वहाँ पे आपके पास गैप जंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हो गया साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स का।